हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रद्युमन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रद्युमन जी। प्रद्युमन जी को आप पहले से ही जानते हैं दर्शकों, और वो गहरी राजनीति रखते हैं। इस मुद्दे को भी उभारने वाले प्रद्युमन जी ही थे। प्रद्युमन जी की तरफ से ही ये बात पहले आई थी कि किस तरह से अपने एरिया जो गुड़गांव का मूलतः माना जाता है, कुछ भिवानी का एरिया भी माना जाता है, भिवानी महेंद्रगढ़ का, लेकिन उससे भी बाहर आकर जो है वो अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुद्दा उन्होंने पहले उठाया था। तो प्रद्युमन जी क्या कहना चाहेंगे, क्या गतिविधि लग रही है? क्या मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब है, या बेटी को टिकट मिल जाए, या कैबिनेट मिल जाए, या कोई और बात? देखो, वर्तमान में जो हालात दिखाई दे रहे हैं, इतना तो निश्चित है कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने से पहले केंद्र में मोदी जी की सरकार में कैबिनेट का कोई विस्तार या फेरबदल नहीं होगा। तो लिहाजा जो पहला सवाल है कि वो अब कैबिनेट मंत्री उनको बनाया जाए, उस पर तो फुल स्टॉप लग चुका है। ये अगर मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल होगा तो ये अगले साल या उससे अगले साल ही होगा। अब सिर्फ दो ही सवाल बचते हैं। पहला सवाल ये है कि राव इंद्रजीत अपनी बेटी आरती राव को हर हालात में इस बार टिकट दिलवाना चाहेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि राव साहब की उम्र अब बढ़ती जा रही है और अब उम्र के उस मुहाने पर आ चुके हैं वो, जब राजनीतिक रूप से रिटायरमेंट एक नेता ले लेता है। उनके जो साथी सांसद हैं और उनके परम मित्र हैं चौधरी धर्मवीर सिंह, उन्होंने तो ऐलान भी कर दिया है कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो जो चुनावी राजनीति है उससे रिटायरमेंट ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं राव साहब पर भी अब ये दबाव होगा कि वो भी, उनको भी बहुत जल्द से जल्द ये ऐलान कर देना पड़ेगा। तो उनको अपनी बेटी आरती राव को एडजस्ट करना हर हालात में वो चाहेंगे कि जब वो चुनावी सक्रिय राजनीति में हैं तब कर लें, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि बहुत से काबिल पिताओं की जो औलाद हैं या उनके जो वारिस हैं वो कई बार काबिल हों ऐसा संभव नहीं है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जब काबिल पिता का बेटा या बेटी नाकाबिल साबित हो जाता है राजनीतिक तौर पर। दूसरा बड़ा जो उनके सामने प्रश्न है वो ये है कि अब राव इंद्रजीत बहुत बार सांसद बन लिए, बहुत बार केंद्र में मंत्री बन लिए। सिर्फ उनकी एक ही ख्वाहिश है कि जिस तरह से उनके पिताजी राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसी तरह से वो प्रदेश में सत्ता के जो सबसे बड़ी कुर्सी है प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद वो चाहते हैं। लेकिन उसमें भी एक बड़ी अड़चन तब उनके सामने आ गई जब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के बाद जो सबसे पावरफुल नेता हैं अमित शाह ने राव इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी में, जो मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि राव इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी में पंचकुला में जो उनका विस्तारित कार्यकारिणी का कार्यक्रम था उसमें ये ऐलान किया कि हम अगला जो विधानसभा का चुनाव जो अभी होने जा रहा है वो नायब सिंह सैनी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और सरकार आने पर नायब सिंह सैनी ही प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। तो लिहाजा पार्टी आला कमान की तरफ से यह स्पष्ट संकेत राव साहब को भी मिल गया होगा कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। अब इन दो जो प्रश्न आपने किए उसके अलावा मुझे एक तीसरी चीज और लग रही है, वो ये है कि इस बार राव साहब का ये प्रयास रहेगा कि भिवानी महेंद्रगढ़ और गुड़गांव पार्लियामेंट के अलावा हरियाणा प्रदेश के जो अन्य इलाके हैं उनमें से कहीं ना कहीं अपने किसी साथी को वो विधानसभा की टिकट दिलवाएं, क्योंकि उससे पहले वो भिवानी महेंद्रगढ़ और गुड़गांव पार्लियामेंट और कौसड़ी इस क्षेत्र तक ही सीमित रहे हैं। तो अब ये कहा जा सकता है कि राव साहब एक तीर से कई निशाने लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं उनके कार्यक्रमों को देख रहा हूं, कल शाम से वो हिसार में आए हुए हैं और कल शाम से और आज भी वो कोई बहुत विशेष कार्यक्रम जो उनके हो रहे हैं उनमें कहीं कोई भीड़ नहीं उमड़ रही है।
और उनके जितने कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें ज्यादातर कार्यक्रमों में केवल जो अहीर जो जाति के लोग हैं, अहीर जो समुदाय के लोग हैं, यादव जिसको हम कह सकते हैं, वो ही ज्यादा दिखाई देते हैं। और जो यादव जो उनके साथ घूम रहे हैं उनमें भी कोई पार्टी विशेष के लोग नहीं घूम रहे, बल्कि कोई कांग्रेसी भी है, कोई इनेलो से भी जुड़ा हुआ है, कोई चौधरी देवीलाल के साथ भी जुड़ा हुआ था, तो वो तमाम लोग उनके साथ आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात मैं और बताऊं, उनके जितने कार्यक्रम अभी तक हुए हैं उन तमाम कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के बड़ा कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा। भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भी उन कार्यक्रमों में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो लिहाजा ऐसा लग रहा है कि राव साहब कोई अपनी अलग से कोई जैसे ढपली होती है वो बजाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि अहीरवाल के नेता तो वो हैं, लेकिन अहीरवाल के और नेता भी हैं, और लोगों का दावा है जो उनके विरोध के बावजूद जीतते रहे हैं। जी, जैसे डॉक्टर अजय यादव, जी, नरबीर सिंह, उनका परिवार भी पॉलिटिकल परिवार रहा है, और नरबीर राव सिंह, दान सिंह, राव नरेंद्र सिंह, बहुत सारे ऐसे, डॉक्टर अभय सिंह यादव, जी, संतोष यादव, बीजेपी के अंदर अंदर की बात कर लें, बाहर के लोगों को छोड़ दें क्योंकि उनकी अपनी अलग पार्टी है। बीजेपी के अंदर ही बात कर लें तो कम से कम 3-4 नेताओं के नाम तो लिए जा सकते हैं। तो क्या आप ये कहेंगे, इस पर आपका क्या कहना है कि राव इंद्रजीत जो है वो अहीरवाल के एक छत्र अविवादित नेता हैं? क्या ये बात सत्य है या ये बात सत्य नहीं? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि ये बात सत्य तो है नहीं, क्योंकि वो अगर एक छत्र नेता हो तो 1999 का जब वो लोकसभा चुनाव हारे तब वो चुनाव नहीं हारते। इसके अलावा भी उनका जो परिवार है वो कई चुनाव कई बार हार चुका है। और उनके जो धुर विरोधी लोग हैं, चाहे वो जगदीश यादव हो जिन्होंने हमेशा रामपुरा हाउस के खिलाफ राजनीति की है, चाहे वो राव नरबीर सिंह हो, डॉक्टर अभय सिंह यादव हो, ये तमाम चेहरे भी चुनाव जीते हैं। इतना मैं जरूर मानता हूं कि राव इंद्रजीत अहीरवाल के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन एक छत्र नेता नहीं है। वो अहीरवाल की राजनीति को प्रभावित करते हैं और अहीरवाल की राजनीति में हार और जीत का फैसला करने का मादा उनमें आज भी है। लेकिन अगर उनको ये कहा जाए कि सब कुछ राव इंद्रजीत हैं तो मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं, क्योंकि पिछला अगर चुनाव देखें 2019 का विधानसभा चुनाव, रेवाड़ी सीट जिसको के ऊपर राव इंद्रजीत की प्रतिष्ठा बड़ी दांव पर थी और उन्होंने अपने खासम खास को वहां से चुनावी मैदान में उतारा। पहले वो अपनी बेटी आरती राव को टिकट दिलाना चाहते थे और उन्होंने वहां के जो सिटिंग विधायक थे रणधीर सिंह कापड़ीवास, उनकी टिकट कटवा करके अपने खासम खास आदमी को टिकट दिलाई और उनको हार नसीब हुई। अगर अहीरवाल के वो एक छत्र नेता होते तो उन्हीं का जो क्षेत्र है उसमें कम से कम राव इंद्रजीत जिन लोगों को टिकट दिलवा रहे हैं वो तो कम से कम जीतते, लेकिन उनमें से भी कई हार गए। जी, मैं हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए अहीरवाल की पॉलिटिक्स को हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। अपने बूते पर अगर वो बीजेपी में ये दबाव बनाते हैं तो क्या बीजेपी की मजबूरी है कि उनके दबाव को माने, या बीजेपी उनको इग्नोर भी कर सकती है? और अगर बीजेपी उनको इग्नोर करती है तो वो बीजेपी को कितनी सीटों का नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी, वैसे तो ये कहा जाता है कि जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जब से कमान संभाली है पार्टी की, ये दोनों नेता किसी भी क्षेत्रीय नेता के दबाव में नहीं आते, अपने हिसाब से ये फैसले लेते हैं और उसी का ये परिणाम है कि राव इंद्रजीत से बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से जूनियर भूपेंद्र यादव को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। राव इंद्रजीत को जिन्होंने एक बार हराया हुआ है डॉक्टर सुधा यादव,
उनको संसदीय बोर्ड जैसा जो सबसे बड़ा संगठन में आता है उसका उनको सदस्य बनाया गया। राव इंद्रजीत के सबसे खासम खास और सबसे चहेते ओम प्रकाश यादव को कैबिनेट से हटा दिया गया और उनकी जगह जो राव इंद्रजीत के धुर विरोधी हैं डॉक्टर अभय सिंह यादव उनको मंत्री बनाया गया। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से राव साहब के दबाव में नहीं आने वाली है। हाँ, इतना जरूर है कि राव इंद्रजीत की राजनीतिक रूप से जितनी हैसियत है उस हिसाब से पार्टी उनको मान और सम्मान दे भी रही है। पीछे भी उनके कहने से दो बड़े नेताओं, चाहे वो राव नरबीर सिंह हो और चाहे वो संतोष यादव हो, रणधीर सिंह कापड़ीवास हो, इन तमाम नेताओं की टिकटें बीजेपी ने काटने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं जितना राव इंद्रजीत, जैसा आपने कहा कि अगर वो छोड़ दें पार्टी या पार्टी के खिलाफ कोई फैसला ले लें तो कितनी सीटों पर प्रभाव पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है कि राव इंद्रजीत जो अहिरवाल की सीटें हैं, जिनमें हम महेंद्रगढ़ से शुरू हो जाएं, महेंद्रगढ़ की 4 सीटें, महेंद्रगढ़, अटेली, नारनौल, नांगल चौधरी, उसके बाद रेवाड़ी की 3 सीटें, बावल, रेवाड़ी और कोसड़ी, और जो गुड़गांव की जो सीटें हैं जिसमें बादशाहपुर, पटौदी, गुड़गांव, ये जो तमाम इलाका है, यहां कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत का अपना एक विशेष प्रभाव है और इन सीटों में वो हार और जीत को तय करने का मादा जरूर रखते हैं। इनके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र हैं जिसमें सोहना को हम जोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो बाडड़ा का कुछ क्षेत्र है वहां भी राव इंद्रजीत का अपना प्रभाव है, लेकिन वो सीमित स्तर पर है। ये कुल मिलाकर के वो सीटें हैं जिनमें उनका अच्छा प्रभाव है। और इसके अलावा हरियाणा प्रदेश के जो अलग अलग इलाकों में यादव बाहुल्य जो गांव हैं या शहरी क्षेत्र है, उनमें आज भी लोग अन्य जो यादव नेता हैं उनके मुकाबले राव इंद्रजीत को ज्यादा तवज्जो आज भी देते हैं। जी, ये आपने जो सीटें गिनाई इनकी संख्या लगभग 10 सीटों की बनती है। तो अगर राव इंद्रजीत संतुष्ट नहीं होते हैं तो क्या उनमें ये वादा है कि इन 10 सीटों पर हरा सकें बीजेपी को? देखो, निश्चित रूप से अगर वो किसी दूसरी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो वो बिल्कुल हरा सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। 10 नहीं तो कम से कम 6-7 सीटों पर तो वो पूरा प्रभाव डालेंगे और इक्का दुक्का सीटें कई बार जीत भी जाते हैं। जैसे इस बार राव दान सिंह महेंद्रगढ़ से जीत गए कांग्रेस के प्रत्याशी। अभय सिंह यादव की राव इंद्रजीत ने मदद नहीं की इस चुनाव में, उसके बावजूद बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर अभय सिंह यादव जीत गए। चिरंजीव राव जो उनके धुर विरोधी हैं लेकिन वो भी सीट जीतने में कामयाब हो गए। हो सकता है कई बार हार जीत का मार्जिन कम करने में वो बड़ा सक्षम है राव इंद्रजीत। और दूसरी बड़ी बात, अगर वो अपने इंसाफ मंच के बैनर तले चलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि राव इंद्रजीत बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में वर्तमान जो हालात हैं इसमें आप अपने दम पर राजनीतिक पार्टी को स्टेब्लिश करना बड़ी टेढ़ी खीर दिखाई दे रहा है। राव इंद्रजीत के पिताजी राव बीरेंद्र सिंह ने पार्टी बनाई, बेशक वो एक बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बाद आखिरकार उनको अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करना पड़ा। उसी तरह से चौधरी भजनलाल जी ने पार्टी बनाई, उनको कांग्रेस में जाना पड़ा। चौधरी बंसीलाल जी ने पार्टी बनाई, उनको कांग्रेस में जाना पड़ा। चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पार्टी बनाई। जिस दिन चौधरी देवीलाल का देहांत हो गया था उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल भी सत्ता में नहीं रही। वो 2000 का चुनाव देवीलाल जी के जीते, इसके बाद वो भी सत्ता से दूर रहे। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर राव इंद्रजीत किसी पार्टी के साथ जाते हैं तो वो बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं, लेकिन आज के हालात में वो उस हालात में भी दिखाई नहीं दे रहे कि वो किस पार्टी के साथ जाएं। एक बहुत बड़ी चीज मैं जो दर्शकों को बताऊं जिससे सब स्पष्ट होगा, राव इंद्रजीत ने कांग्रेस क्यों छोड़ी।
सिर्फ इसलिए छोड़ी कि वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और वो अक्सर जो है उनकी खिलाफत पर उतर आए थे। आज भी कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सर्वे सर्वा हैं, लिहाजा कांग्रेस के साथ वो जा नहीं सकते। और हरियाणा प्रदेश की जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो इनेलो हो, जेजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, उन तमाम पार्टियों के साथ राव साहब कहीं दिखाई देंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। चौधरी देवीलाल की जयंती के कार्यक्रम में जरूर राव साहब का एक विशेष सहयोग उनके साथ रहा था, लेकिन तब इनेलो की हवा कुछ और थी। आज इंडियन नेशनल लोकदल की स्थिति कुछ और है। जी जी। तो प्रद्युमन जी, कुल जमा जो आपने विश्लेषण किया, उससे अगर उसका निष्कर्ष निकाला जाए तो निचोड़ ये बनता है कि एक और मैं तो वो बेटी के लिए टिकट चाहते हैं, एक तो ये एक उनकी बात इच्छा रह जाती है। सीएम बनने का जी तो कोई चांस नहीं है कि वो, बिकॉज इट इज टू लेट, बहुत देर हो चुकी है कि वो सीएम के लिए कोई प्रयास भी कर सकें, क्योंकि उसके लिए पूरे प्रदेश में आपका जो है प्रभाव होना चाहिए, वो उम्र नहीं बची उनकी। और तीसरी जो चीज उनको मिल सकती है वो ये है कि 4 या 5 सीटों पर वो कुछ सीटों पर अपने विरोधियों को टिकट ना लेने दें और कुछ सीटों पर अपने जो समर्थक हैं उनको टिकट दिलवा लें। तो कुल जमा जो उनकी प्रेशर टैक्टिक है वो इन दो चीजों पर खड़ी है, बेटी को टिकट मिल जाए और उनके समर्थकों को टिकट मिल जाए, एक दो को, और 2-3 को जो है और जो उनके विरोधी हैं उनको टिकट ना मिले। क्या मैं सही कह रहा हूं? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। और आखिरकार सिर्फ ये जो पूरी भागदौड़ जो राव साहब कर रहे हैं उसका परिणाम भी यही रहेगा, जैसा पिछली बार रहा, कि वो अपने कुछ एक समर्थकों को टिकट दिलवाने में कामयाब रहेंगे और कुछ एक जो उनके धुर विरोधी हैं उनकी टिकट वो कटवाने में कामयाब रहेंगे। एक बड़ी बात मैं और बताऊं, मेरा ऐसा मानना है, जितना मैं राव इंद्रजीत को समझ पा रहा हूं, राव इंद्रजीत में फील्ड में उतर करके लड़ने का बहुत ज्यादा मादा नहीं दिखाई देता। वो इसी तरह की जो घुर्कियां कांग्रेस के समय भी देते रहे हैं, और कांग्रेस के समय भी ये चर्चा थी कि राव साहब अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। फिर उन्होंने इंसाफ मंच भी बनाया, फिर ये चर्चाएं चली कि वो इंसाफ मंच के बैनर तले हरियाणा में अपनी गतिविधियां बढ़ा करके और किसी पार्टी से अलायंस करके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहां भी वो कुछ नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए जिस तरह से एक नेता को गांव गलियां मोहल्लों में दौड़ धूप करनी पड़ती है, लोगों के बीच में रहना पड़ता है, वो मुझे नहीं लग रहा कि राव इंद्रजीत करेंगे। ना ही वो उनकी आज तक की कभी कोई कार्यशैली रही है। वो हमेशा राजसी ठाठ बाट में रहे हैं और केवल दबाव की राजनीति करते हुए अपने खासम खास लोगों को टिकट दिलवा देते हैं और विरोधियों की टिकटें कटवा देते हैं। जी, इस बातचीत को हम यहीं समाप्त करते हैं। मुद्दे तो और भी हैं टच करने के, अगर वो दौड़ धूप करना चाहते तो हरियाणा के सीएम के लिए बहुत पहले करते, और बीजेपी में आने के बाद भी वो 3 टाइम से अब एमपी हो गए हैं, पहले भी रहे हैं। तो यादव बेल्ट जो है वो बहुत बड़ी बेल्ट है, तो वो उस यादव बेल्ट में अपना प्रभाव छोड़ सकते थे हरियाणा से हटकर भी, जो कोई प्रयास उन्होंने आज तक नहीं किया। तो उम्र के इस मुहाने पर वो ये प्रयास करेंगे, इसकी संभावना बहुत कम लगती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रद्युमन जी, आपने पूरे अहीरवाल के, हरियाणा के अहीरवाल इलाके के समीकरण को बड़े अच्छे से समझाया। हमारे दर्शकों के लिए बहुत सेटिस्फाइंग होगा ये समझना कि जो राव इंद्रजीत हैं। धन्यवाद, आपने समय दिया। नमस्कार। जी धन्यवाद।